तो देखें, तो इमरजेंसी में एक बात तो आपको याद होगी, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी में एक बात तो अपन को पता है कि भाई इमरजेंसी के अंदर सर सारी सारी पावर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, जो फेडरल नाम है ना, वो फेडरल नाम मात्र भी नहीं रह जाता, पूरा का पूरा यूनिटरी मॉडल बन जाता है सब, यूनिटरी मॉडल। ठीक है, तो इंडिया के अंदर भाई इमरजेंसी की प्रोविजंस क्यों है कि भाई फेडरल जो है, हम कहें तो हमारा जो सेटअप है वो तो इस तरह से है कि सेंटर है, फिर स्टेट है, और फिर लोकल बॉडीज है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में स्टेट के अधिकार छीन लिए गए इमरजेंसी के अंदर। तो एक फेडरल फेडरेशन के अंदर, एक अगर हम इंडिया को फेडरेशन माने, कॉजेज फेडरल है, पर अगर फेडरेशन मांगे जिसमें सेंटर और स्टेट है, स्टेट के सारे अधिकार छीन लिए गए भारत के अंदर, तो दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट राइट, है ना। तो ये क्यों करा जाता है भाई इमरजेंसी के अंदर, ऐसा क्या हो जाता है, क्यों इस तरह से सेंटर सारी की सारी पावर अपने अंदर ले लेता है, स्टेट की सारी पावर अपने पास ले लेता है, और सेंटर बिकम वेरी वेरी पावरफुल, ऐसा क्यों हो जाता है। ठीक है, सेंटर स्टेट, अब देखो सेंटर ने अभी देखो कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर लोकल बॉडीज के पास है। तो इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर है। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर सेंटर एक ही है, कि ये पावर सेंटर है, इसने पकड़ के रखा है, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, सेंटर जो है वो सारी की सारी पावर ले रहा है, और इससे यूनिटरी मॉडल बनता जा रहा है, फेडरल की जगह यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। इसको हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी है, और इसके अंदर फेडरलिज्म नाम की चीज तो यहां पर कुछ रही नहीं है साहब, है ना। कि फेडरेशन है इंडिया, जिसके अंदर इंडिया के अंदर सेंटर है, स्टेट है, स्टेट को अलग पावर दे रखी है, सेंटर को अलग पावर दे रखी है, नहीं नहीं, सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर ले लेता है। तो बात ये उठती है कि देखो भाई, इंडिया इज अ फेडरेशन, देन व्हाई इमरजेंसी, इमरजेंसी क्यों है अगर इंडिया फेडरेशन है तो, है ना। तो यहां पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है इसके अंदर, और कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज नॉट द गुड कॉन्सेप्ट, हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है भाई, ऐसा इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके अंदर फेडरलिज्म भी है, ठीक है, उसको हम ऐसा क्यों कहते हैं कि फेडरलिज्म भी है, उसके अंदर भी हम स्टेट से कभी भी पावर छीन रहे हैं, इमरजेंसी लगाई पावर छीन ली, क्या बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना चाहिए। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए भारत एक फेडरल देश है, ठीक है, क्वाज़ी फेडरल है पर फेडरल तो है, ठीक है। तो इसके अंदर सेंटर है, और सेंटर है, और बोल सकते हैं अपन स्टेट्स हैं बहुत सारे। अब ऐसा समझिए कि जब कोई मुसीबत आ जाती है, जैसे मान लीजिए एक फैमिली, जैसे मैं एक मूवी का एग्जांपल देता हूं आपको, दृश्यम मूवी थी, राइट, देखी होगी सबने, राइट। दृश्यम के अंदर मान लीजिए जब ये बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे, ठीक है, तो इनके पास ऑटोनॉमी थी, इनकी वाइफ कहीं पे जाती थी, ये कहीं पे कुछ भी बात होती थी घर पे, ठीक है, ऑटोनॉमी सबके पास थी। सब क्या थे, सब अपने आप के एक ऑटोनोमस बॉडी थी, सब अपने अपनी पावर जो है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, अपनी अपनी पावर को यूज कर रहे थे। कि इनकी वाइफ पूछती नहीं थी पहले इससे, अजय देवगन से, कि भाई कहीं जाना है, या इनकी बेटी ऐसे नहीं पूछती थी कि घर में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसा करना है, क्या करना है, बिहेव, ऐसा कुछ नहीं था। बट जैसे ही वो इंसिडेंट होता है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो अब सारी की सारी पावर कंसंट्रेट होनी चाहिए एक पर्सन के ऊपर। नाउ द पावर विल बी कंसंट्रेटेड इन द वन मैन, क्योंकि अब ये डिसाइड करेगा कि भाई क्या होना है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए अभी भी ये कुछ अलग बोले, ये कुछ अलग बोले, ये कुछ अलग बोले, देन देयर विल बी केओस इन द सिस्टम। कि एकदम से मान लो पाकिस्तान ने हमारे पर अटैक कर दिया, और हम बोल रहे हैं कि पंजाब बोल रहा है कि भाई मेरे पास ऑटोनॉमी है, तो मैं ऐसे यहां से ये पास नहीं होने दूंगा, आर्मी को पास नहीं होने दूंगा, ये मेरा लैंड है, इस तरह की कोई बात हो रही है, राइट। या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, राइट। या फिर पंजाब या फिर यूपी या फिर राजस्थान अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर क्या होएगा, जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो तुम सब साइड में बैठो भाई, थोड़े दिन के लिए अपनी ऑटोनॉमी भूल जाओ, फॉर सम टाइम, फॉर ए वाइल, ठीक है, मुझे काम करने दो। सेंटर बोलेगा कि एक ही आदमी काम करेगा, तो वो ठीक है, सेंटर है, सेंटर के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। जैसे यहाँ पे देखा, इमरजेंसी सिचुएशन आई तो अजय देवगन ने सारा कंट्रोल अपने हाथ के अंदर ले लिया दृश्यम में होकर। तो नॉर्मल टाइम में तो ठीक है, चलता है कि भाई स्टेट अपना ऑटोनॉमी फुलफिल कर रहा है, सेंटर अपना ऑटोनॉमी देख रहा है, सेंटर स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा। बट वेन एवर देयर इज सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई अब, तो क्या होगा, एक ही बंदा काम करे, जो पावरफुल बंदा है वही काम करे, जिसके अंदर ज्यादा पावर है वही काम करे, जो कि ज्यादा जिसके पास रिसोर्सेज है वही काम करे, तो ठीक है। तो स्टेट्स को बोलते हैं भाई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, हम आपको, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, किसका मतलब क्या है, आई विल लेट यू। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, इज दिस क्लियर विद एवरीवन। तो यहां पर इस तरह की यहां पर चीजें आपको इसके अंदर समझनी होगी, राइट। अब यहां पर क्या होता है कि देखिए,
अंबेडकर साहब ने भी बोला इसके अंदर, बी आर अम्बेडकर ने, कि इमरजेंसी का मतलब कि भाई हम इनसे भी पूछेंगे कि भाई इतना फेडरेशन फेडरेशन कर रहे हो, सेंटर स्टेट शेड्यूल 7 के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर भी तुम क्या करते हो, फिर भी तुम इमरजेंसी लगा देते हो, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर अम्बेडकर ने भी बोला है कि नॉर्मल टाइम्स इट इज फ्रेम्ड टू वर्क एज ए फेडरल सिस्टम, जैसे नॉर्मल टाइम के अंदर फेडरल सिस्टम हम वर्क करेंगे, सेंटर स्टेट आराम से अपनी अपनी ऑटोनॉमी यूज कर रहे हैं। बट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, पर जैसे इमरजेंसी आ जाएगी, इट इज सो डिजाइंड एज टू मेक इट वर्क दो इट वाज ए यूनिटरी सिस्टम। तो हमको इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करा है, इमरजेंसी प्रोविजन डाले हैं, जिससे कि ये क्या हो, एक यूनिटरी सिस्टम बन जाए। समझ आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो अंबेडकर क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल टाइम में फेडरेशन, पर अगर मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो भाई यूनिटरी सिस्टम बनना होगा, क्योंकि एक ही जना फिर क्या करेगा, रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, सब काम एक ही जना करेगा, नहीं तो अलग अलग लोग हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, स्टेट अपनी अपनी तरह से वो चीजें हैंडल करने लग जाएगा तो केओस हो जाएगा। एक यूनिडायरेक्शनल अप्रोच होना चाहिए। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन होने चाहिए कि भाई मान लीजिए पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, तो उस वक्त हम ये थोड़ा ना देखेंगे कि स्टेट की ऑटोनॉमी, फिर तो हम स्टेट का सारा पावर लेकर एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर कर लेंगे और फिर सेंटर विल टेक केयर द होल थिंग्स। ठीक है, तो हम कहेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हाट विल हैपन, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी स्टेट। फेडरल स्टेट जो होता है वो यूनिटरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इंडिया जो है वैसे तो फेडरलिज्म है उसके अंदर, पर यूनिटरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक क्लियर है? So this is why emergency should be there, emergency provision should be there in spite of having federation of the state, फेडरेशन सेंटर और स्टेट के अलग अलग पावर होने के बावजूद हमारे यहाँ पर इमरजेंसी है सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, हमने कहा तीन तरह की इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीन तरह की इमरजेंसी, एक एक करके सबको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि सारी चीजें अपन को समझ में आए। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत लंबा सारा आर्टिकल है, इसके अंदर एक एक प्रोविजन अपन इसके अंदर धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो ये देखिए आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी सुनते ही हमको कौन याद आ जाती है, इंदिरा गांधी आ जाती है, इंदिरा गांधी का टाइम याद आ जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स, अगर मान लीजिए किसी कंट्री ने हमारे ऊपर वॉर कर दिया, युद्ध कर दिया है, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है। ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है, या फिर कंट्री के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो गया है, कंट्री के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो गया, इन तीनों में से कुछ भी चीज हो जाएगी तो क्या होगा, तो इमरजेंसी लगा सकता है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी को, अगर वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो गया। ठीक है, तो कल को पाकिस्तान हमारे ऊपर वार कर देता है तो हम ये नहीं देखेंगे स्टेट की ऑटोनॉमी चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, नहीं, प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करेगा और सेंटर के पास सारी पावर आ जाएगी, और सेंटर जो होगा स्टेट के ऊपर, स्टेट के लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव जो पावर होगी वो सेंटर के पास रहेगी। कैसे आती है, क्या आती है, सब कुछ हम बताएंगे, किस तरह से रिलेशन बनता है सेंटर और स्टेट का ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। राइट, तो देखिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के अंदर अगर हम बात करें तो ये तीन चीजें हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। अब यहां पर समझिए, इंदिरा गांधी ने जो लगाई थी इमरजेंसी, वो ना वार के ऊपर लगाई थी, ना एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर लगाई थी, ना आर्म्ड रिबेलियन के ऊपर लगाई थी। क्यों? क्योंकि पहले ये आर्म्ड रिबेलियन वाला प्रोविजन नहीं था। ठीक है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आर्म्ड रिबेलियन वाला प्रोविजन आया है। पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो था ना वो इसके अंदर था आर्म्ड रिबेलियन के लिए। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस तो बहुत ही वेग टर्म है, अगर हम कहेंगे कि भाई नक्सलाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर मान लीजिए हम, मान लो कोई हम अच्छा सा मूवमेंट लेके जा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, तो स्टेट बोल देती कि भाई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गया बिकॉज इंटरनल डिस्टर्बेंसेज है। समझ में आ रहा है? तो आर्म्ड रेबेलियन का मतलब क्या है, आर्म्ड रेबेलियन का मतलब कि पहले क्या था, आर्म्ड रेबेलियन टर्म नहीं था, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस थे। और इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, वैसे उससे पहले कई बार इमरजेंसी लग चुकी थी, पर वो वार के ऊपर लगी थी। तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंदर लगाई थी 1975 के अंदर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए, आर्म्ड रिबेलियन जो होता है वो क्या है, ये नया टर्म इंट्रोड्यूस करा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। क्योंकि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस से तो बहुत ही वेग टर्म है। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, अमेंडमेंट एक्ट
इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जो लगाई थी वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976, ठीक है। और इसके कुछ प्रोविजन, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन इस तरह से करे गए थे जिससे कि क्या हुआ, सरकार के पास पावर बहुत ज्यादा आ गई थी, गवर्नमेंट के पास, एग्जीक्यूटिव के पास पावर बहुत ज्यादा आ गई थी, ठीक है। और पार्लियामेंट बाय लॉ करके बहुत सारी पावर इसके अंदर दे दी थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, मैं आपको बताऊं। इसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जब इमरजेंसी चली गई और जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर लेकर आए। और यहां पर उन्होंने फिर उस चीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो जो करा गया उसको वापस से नलीफाई करा इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, धीरे धीरे, मतलब कुछ चीजों को रख दिया, कुछ चीजों को नलीफाई करा। समझ आ रहा है। तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, दैट इज ऑन द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, दैट वाज नॉट ऑन द आर्म रिबेलियन, बिकॉज आर्म रिबेलियन टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ है आर्म रिबेलियन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम करा इमरजेंसी, इसके अंदर आज के टाइम पर तीन प्रोविजंस है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, फिर आर्म रिबेलियन हो गया, ठीक है। तो यहां पर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां पर आपको इसके अंदर समझ में आता है, राइट। पहले क्या था, एक बार नेशनल इमरजेंसी लगाई ना, तो नेशनल इमरजेंसी जो होगा ना वो पूरे देश के अंदर लगी, पहले ऐसा था, पूरे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग गई। पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बोला गया कि नहीं भाई, आप किसी पार्ट के ऊपर भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। नेशनल, अगर आपको वर्ड जैसे नेशनल इमरजेंसी है, तो नेशनल के अंदर बोला कि पूरे भारत के अंदर इमरजेंसी लग रही, नहीं। नेशनल इमरजेंसी के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ एक पार्ट के ऊपर भी आप इमरजेंसी लगाओ, उसको भी आप नेशनल इमरजेंसी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें, दो तीन बातें हमको समझ में आई कि तीन ग्राउंड है एक तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तीन ग्राउंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वॉर है, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। अब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होगा ना, तो ये दोनों जो है ना, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब ये इनके कारण इमरजेंसी लगेगी तो अपन बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब आर्म रेबेलियन, आर्म रेबेलियन मतलब घर के अंदर लड़ाई हो गई है ना, और हथियार लेकर लोग आ गए और लड़ाई हो गई, ठीक है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, इस तरह से अपन, इसको हम बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी के अंदर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन ये नहीं है, तीनों नहीं है। इंटरनल इमरजेंसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्म रेबेलियन है। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कि अपन, अपना युद्ध हो गया, जैसे युद्ध होगा तो भाई दूसरे से हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से हो रहा है, चाइना से हो रहा है, उस तरह से इसको एक्सटर्नल देखा जाता है, तो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन, ये तीन फीचर्स होते हैं नेशनल इमरजेंसी के, ये आपको इसके अंदर है। अगर ये तीन ग्राउंड्स होंगे, इन ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये देखिए, इफ द प्रेसिडेंट इज सर्टिफाइड दैट ए ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by the war or external aggression or armed rebellion. War से, external aggression से या फिर armed rebellion से, he may by proclamation made a declaration to that effect in respect of whole of India or such part of the territory thereof as may be specified in the proclamation. जो प्रोक्लेमेशन में, मतलब टेरिटरी, पार्ट ऑफ टेरिटरी के अंदर भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, पहले तो नेशनल इमरजेंसी मतलब पूरा था, अब नेशनल इमरजेंसी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी अपन लगा सकते हैं। ये जो चीज अभी अपन ने पढ़ी है कि भाई पार्ट जो है, सच पार्ट ऑफ द टेरिटरी, जो कि प्रोक्लेमेशन है, तो ये जो चीज है ये ऐड करी गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। तो हम ये समझ गए, वार हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, आर्म रेबेलियन हो रहा है, तो आप प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन कर सकता है इमरजेंसी, उसको बताना होगा, इमरजेंसी में लिख के देना होगा कि भाई ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटर आर्म रेबेलियन, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, ये कुछ भी इसको लिखना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअल वॉर नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ है कि मान लो कि आपको लग रहा है कि चाइना हम पे अटैक करने वाला है, वॉर हुआ नहीं है एक्चुअल, है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि भाई चाइना हमारे पर अटैक करेगा, आज नहीं तो कल कर ही देगा, तो क्या इस केस में भी हम इमरजेंसी लगा सकते हैं कि इफ, अगर हम कहें कि एक्चुअल वॉर नहीं हुआ है बट हमें ऐसा आशंका लग रही है कि वॉर हो जाएगा, ठीक है, या फिर हमको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल एग्रेशन नहीं हुआ है, एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हुआ है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि एग्रेशन हो जाएगा, है ना, या फिर आर्म रिबेलियन हो जाएगा, तो क्या इसके अंदर भी इमरजेंसी लगा सकते हैं? यस। अगर मान लो
प्रेसिडेंट ने सोचा भाई युद्ध होने वाला है ना। प्रेसिडेंट, अगर इसके अंदर प्रेसिडेंट क्या हो गया, कंफर्म हो गया। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को लगा भाई वॉर होने वाला, वॉर होने वाला, कंटिन्यूसली उसको लगा, रात को सपना आया वॉर होगा, तो भी वो इमरजेंसी लगा सकता है। मतलब अगर एक्चुअल में वॉर नहीं हुआ, या फिर एक्चुअल में एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हुआ, या फिर आर्म्ड रेबेलियन नहीं हुआ, तो यू कैन व्हाट की ऐसा डेंजर है कि भाई हो सकता है, इसलिए हमने इमरजेंसी लगा दी। राइट, तो ये देखिए, actual occurrence of the war or any such aggressions or rebellion if president is satisfied that there is a imminent danger thereof, तो उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, एक्चुअल वॉर जो हो, अकरेंस ऑफ वॉर और इन सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इसके अंदर कि ऐसा लगता है, इसको लग रहा है कि मुझे लग रहा है युद्ध होगा, तो उसमें भी ये इमरजेंसी लगा सकता है। राइट, कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द वॉर और द आर्म्ड रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, ये प्रेसिडेंट कर सकता है इसका। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर तो उसको अगर लगता है कि भाई युद्ध होगा, तो भी ये इसके अंदर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन अगर हो गए तो इमरजेंसी लगा ही सकते हैं। बट अगर नहीं हुए और हमें ऐसा लग रहा है कि चाइना हम पे कल को अटैक कर देगा, या फिर कल को आर्म रेबिलियन हो जाएगा कंट्री के अंदर, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाएगा, तो इन केस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो सकती है। यस अभिषेक। सर ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या डिफरेंस है? वार का मतलब क्या है कि ऑफिशियली आपने कह दिया कि वी आर एट द स्टेज ऑफ द वार। एक्सटर्नल एग्रेशन है कि अभी तक आपने ये नहीं कहा है कि भाई हम वार की स्टेज के ऊपर, ऐसा होता है ना, ऑफिशियली हम डिफाइन कर देते हैं वार हो गया, ऐसा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो इस तरह से अपन इसके अंदर कह सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी का क्या मतलब है, ये आप इसके अंदर समझ गए। अभी अपन ग्राउंड समझे, तो अपन इसमें तीन बातें समझे। एक तो ये हो गया कि क्या ग्राउंड है, ठीक है। दूसरा, एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है, इंटरनल इमरजेंसी क्या होती है, ये हो गया। तीसरा ये है कि वार होना ही जरूरी नहीं है, वार की आशंका होगी तो भी आप इमरजेंसी की तरफ जा सकते हो, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, चलो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। जब एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब क्या है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और इंटरनल इमरजेंसी का आर्म्ड रिबेलियन जो होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी, आर्म्ड रिबेलियन इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। कभी इस क्वेश्चन में भी बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पर इस तरह से आपको क्लियर होगा। तो अगर मान लीजिए इसको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि युद्ध होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कहेगा चलो भाई इमरजेंसी लगा देता हूं। पर ऐसा है कि इमरजेंसी जब आप लगाओगे, प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी, तो एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं यहां पे, उसको रिटर्न एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चाहिए होती है। रिटर्न एडवाइस ऑफ, सॉरी, कैबिनेट, कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस जो होती है ना, वो चाहिए होती है। कैबिनेट लिख कर दे कि भाई हाँ ठीक है हम सब एग्री करते हैं, उसकी रिटर्न एडवाइस कैबिनेट को। क्योंकि जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी ना, तब ये नहीं था कि रिटर्न एडवाइस। इंदिरा गांधी ने सीधे फोन करा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने बोला यस मैडम क्या हुआ, बोला कि भैया इमरजेंसी लगा दो। प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, कैबिनेट को पता ही नहीं। कैबिनेट के जो लोग हैं उनको पता चल रहा है न्यूज़पेपर के थ्रू। तो इसलिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा कि अगर इमरजेंसी आपको लगानी है तो प्रेसिडेंट को डायरेक्टली बोल के आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। रिटर्न एडवाइस जो होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अगर रिटर्न एडवाइस है, क्योंकि देखिए इमरजेंसी के टाइम पे जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा मिसयूज करा गया था, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ था कि रिटर्न एडवाइस रिक्वायर्ड है। तो रिटर्न एडवाइस रिक्वायर्ड नहीं है, तो उन्होंने प्रेसिडेंट से बोला, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी। तो अब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी चीज के लिए आया कि भाई वहां पे फिर इंदिरा गांधी की क्रिटिसिज्म करके ही गवर्नमेंट बनी मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई ने ऐसे बोला भाई 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इस तरह से बोला गया कि रिटर्न एडवाइस चाहिए होगी कैबिनेट की, तभी जाकर प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगाएगा, है ना। तो ऐसा है कि भाई मुझे लग रहा है युद्ध होगा, उसने कहा कि चलो चलो इमरजेंसी लगा देते हैं। बोले नहीं नहीं ठहरो, अभी रुक जाओ, कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस ले लो। तो मतलब रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो वर्ड है ना, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये जो है नेशनल इमरजेंसी के लिए ही यूज होता है। दिस इज यूज फॉर द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ही ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वर्ड यूज होता है, राइट। तो अगर
एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, ठीक है, वॉर हुआ और आर्म रेबेलियन हुआ, तो ये वर्ड जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट के रूल के लिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज नॉट यूज्ड। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज नॉट यूज्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक्सप्रेशन दिया है प्रोक्लेमेशन की, घोषित कर दिया है कि भाई इमरजेंसी लग गई है, ठीक है, वो नेशनल इमरजेंसी के लिए लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं, कई जगह पाए गए हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या प्रेसिडेंट रूल के लिए बोला गया है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए बोला गया या फिर दोनों के लिए बोला गया। तो मेजोरिटी ऑफ देम स्टूडेंट्स विल टेक द बोथ आंसर। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं तुमको बता रहा हूँ वही उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द वॉर और द आर्म रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो ये जो इमरजेंसी लगी थी हमारे, ठीक है, 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी थी, राइट, उसके अंदर किस तरह से प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या है, देखिए ये है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड इन द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई फखरुद्दीन अली अहमद, उस टाइम के प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय दिस प्रोक्लेमेशन, इस प्रोक्लेमेशन से मतलब ये जो प्रोक्लेमेशन कर रहा हूं, डिक्लेयर दैट ए ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब समझ में आ गया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, फिर साइंड फखरुद्दीन अहमद। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पहले था, अब नहीं है। अब अगर लगाना होगा तो या तो वॉर लिखेंगे अपन यहां पर, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन लिखेंगे, है ना, या फिर अपन रखेंगे कि आर्म रेबेलियन हो गया। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टरबेंस पहले यूज हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि भाई 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंटरनल डिस्टरबेंस जो है उस वर्ड को यूज करा गया था, तो आप कहेंगे हाँ भाई उसी वर्ड को यूज करा गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े। अब देखो भाई, ये बात है कि कैबिनेट जो है ना, कैबिनेट वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है कि लेजिस्लेचर है, बताओ। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। प्रेसिडेंट, ये भाई भी अपना एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट भी एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव। अब इन दोनों भाइयों ने मिलकर ही डिफाइन कर लिया कि भाई हमको इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी जैसी बड़ा प्रोविजन। तो भाई हमारी डेमोक्रेसी में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर्स है ना, लेजिस्लेचर आप बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। तो यहां तो बीच में कहीं लेजिस्लेचर ही नहीं है। तो बात ये उठी कि भैया देखो हम दोनों तो एग्जीक्यूटिव हैं, कि भाई प्रेसिडेंट बोल रहा है मैं भी एग्जीक्यूटिव और तुम भी एग्जीक्यूटिव, है ना। प्रेसिडेंट से बोल रहे हैं कि भाई मैं भी एग्जीक्यूटिव और तुम भी एग्जीक्यूटिव, तो हम दोनों तो एग्जीक्यूटिव हैं और हमने इमरजेंसी लगा दी भाई, ये तो रूल बिगड़ गया। तो हम कहेंगे रूल बिगड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर पार्लियामेंट विल कम इन द पिक्चर। मतलब विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर इन एग्जीक्यूटिव्स को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी मतलब पार्लियामेंट बिठाकर फिर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद परमिशन मिलेगी, तभी जाकर आप इमरजेंसी को कंटिन्यू कर सकते। ये क्या बात हुई सर? देखो, प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट इज आल्सो एग्जीक्यूटिव। अगर प्रेसिडेंट और कैबिनेट ही मिलकर सब कुछ कर लेंगे तो फिर एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो इतना बड़ा डिसीजन, इमरजेंसी का डिसीजन इन्होंने साथ मिलकर ले लिया। क्यों ले लिया? बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन थी, उस वक्त पार्लियामेंट बुलाते ये सब करते, इसका टाइम नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट को तुम भूल ही गए। 30 दिन के भीतर भीतर पार्लियामेंट से तुमको क्या करना पड़ेगा? अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। ठीक है, और एक बार मान लीजिए मैंने आज इमरजेंसी लगाई, तो 30 दिन के भीतर भीतर, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, इनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसका मतलब इनके अंदर वोटिंग होगी। वोटिंग का मतलब कौन सी वोटिंग होगी? स्पेशल मेजोरिटी वाली। स्पेशल मेजोरिटी वाली क्या होती है सर? 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग,
प्लस 50% ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। बताए रखा कई बार क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। ये स्पेशल मेजोरिटी से हमको लोकसभा में पास कराना पड़ेगा और इसी स्पेशल मेजोरिटी से हमको राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। वंस स्पेशल मेजोरिटी से हमने पास करा लिया तो इमरजेंसी, अब मैं अंधाधुन इमरजेंसी लगा सकता हूं 6 महीने के लिए। 6 महीने का मेरे को क्या मिल गया, 6 महीने का मेरे को पीरियड मिल गया, आराम से इमरजेंसी लगाओ, अब कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, 6 महीने बाद, 6 महीने जैसे कंप्लीट हो गए, इस चीज को जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ, ये पास हो गया, अगर रेजोल्यूशन उसके 6 महीने कंप्लीट हो गए तो वापस से मुझको क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा कि हे पार्लियामेंट देवी, ठीक है, मेरे को क्या करो, मेरे को वापस से आप पास करके दो। तो उसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा वापस से लोकसभा और राज्यसभा। फिर तुम 6 महीने के लिए लगा गए, फिर 6 महीने कंप्लीट हो गए तो फिर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज देयर, लेजिस्लेचर इज देयर। अच्छा सर, ऐसे कब तक करवा सकते हैं? अनंत काल तक, जब तक तुम चाहो तब तक करा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बता रहा हूं कि मान लीजिए इमरजेंसी मैंने आज के दिन लगा दी, तो भाई भारत के अंदर इमरजेंसी है, ठीक है, ये लगा दिया मैंने आज के दिन। इमरजेंसी लगाते ही एक चीज है कि सबसे पहले तो यह है कि प्रेसिडेंट रिटर्न एडवाइस कैबिनेट की मिली और इसने कहा कि भाई कल से इमरजेंसी है। ठीक है बच्चों, कल से इमरजेंसी, ऐसे बोल दिया उन्होंने, सिटीजन को बोल दिया बच्चों कल से इमरजेंसी लग गई है। इसमें कोई पार्लियामेंट नहीं है, तो यहां पर 30 डेज के अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा से कराना पड़ेगा। और लोकसभा और राज्यसभा से करवाने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। तो क्या सर इंदिरा गांधी ने भी पास करवाया था लोकसभा और राज्यसभा से? यस। 1 महीने में कराया था? नहीं, यहां पर इंदिरा गांधी के टाइम पर जब था वो ये था कि 2 मंथ्स में आपको करानी है। अभी मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, वो मैं तुमको टेबल फॉर्म बनाकर बताऊंगा। बट अभी भी सुनते जाओ कि इंदिरा गांधी जो थी ना, उन्होंने 2 महीने का पीरियड था, उनके 2 महीने के अंदर आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। अच्छा सर, 2 महीने बाद तो अप्रूव करवाया होगा इंदिरा गांधी ने? हाँ बिल्कुल करवाया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से करवाया होगा। यस, बट सर यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से कराया होगा? नो, दैट वाज सिंपल मेजोरिटी। ये प्रोविजन था पहले, सिंपल मेजोरिटी वाला प्रोविजन था, वो बताएंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। तो अभी जो है हमको क्या करना है, हमें ये समझना है, इफ अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर द 6 months। कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास्ड बाय द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, मतलब दोनों हाउस के अंदर से स्पेशल 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। ठीक है, अब for the purpose of the clause 4 and 5, a resolution may be passed by the either house of the parliament only by a majority of total membership of that house by the majority of not less than 2/3 of present and voting। एंड ये जो होगा इसके अंदर कब तक कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? ये इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के मतलब इमरजेंसी लगी गई। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि इमरजेंसी में काम क्या होगा, इमरजेंसी में काम क्या होगा वो हम पढ़ लेंगे। अगर मान लीजिए रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो अपन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी क्या है ये अपन पढ़ लेते हैं कि इमरजेंसी को हटाया कैसे जाए। ठीक है, देखो जब ऐसा होता है ना, जब दोनों हाउसेस प्रेजेंट है, मान लीजिए लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, ठीक है, तब तो क्या होता है दोनों हाउस में से आपको पास कराना होता है। और अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, इमरजेंसी लगाते वक्त, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो राज्यसभा से आप पास कराएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आइदर ऑफ हो तो आइदर ऑफ का मतलब क्या है कि किसी एक से करवा लेंगे, पर अगर दोनों है तो दोनों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ेगा। यस अभिषेक प्लीज। सर लोकसभा डिसॉल्व होने पे कैबिनेट का कैसे एडवाइस जाएगा सर? नेशनल इमरजेंसी तो लग नहीं चला सकती। गया, लोकसभा के 5 साल हो गए, 5 साल होने के बाद फिर डिसॉल्व हो गई, इमरजेंसी चल रही थी, मान लो 4.5 ईयर पे इमरजेंसी लगी, ठीक है, उसने उसमें तो एक्सटेंड 1 साल बढ़ा सकते हैं ना सर हम लोग। बढ़ाया, बढ़ाया नहीं ना, 1 साल बढ़ाया नहीं, बढ़ा अच्छा सकते हैं ना। अच्छा। तो उस वक्त डिसॉल्व हो गई, तो डिसॉल्व हो गई तो एक ही हाउस बच जाएगा, दैट इज राज्यसभा। तो इधर हाउस मतलब राज्यसभा के अंदर से फिर आपको पास कराना पड़ेगा। ठीक है अभिषेक, सर। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर अब अपन पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी को हटाया कैसे जाए, लगा तो दिया है, हटाया कैसे जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहले क्या देखिए हमने क्या करा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमने ये चीज कर दी कि इमरजेंसी लगाए ना, तब तो बहुत हार्ड चीज होनी चाहिए।
हार्ड मेजोरिटी मतलब टू थर्ड प्रेजेंट इन वोटिंग और 50% ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। ये बहुत ही हार्ड है भाई, इजी नहीं है, समझ में आ रहा है? हार्ड है बहुत मेजोरिटी, राइट। तो एक हार्ड मेजोरिटी जब इमरजेंसी लगाई जाए, ठीक है, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर रहे हैं तो क्या है, हार्ड है, समझ में आ रहा है? पर रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, केस बहुत सिंपल है। एक तो सबसे पहले रिवोकेशन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हो सकता है कि प्रेसिडेंट खुद ही बोल दे, प्रेसिडेंट ने कहा कल से मैं इमरजेंसी वापस ले रहा हूं, प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन वापस से एक और प्रोक्लेमेशन करा कि इमरजेंसी एंड्स, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने करा कि 30 डेज के अंदर आप गए पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट ने इसके अंदर डिसअप्रूव कर दिया, मतलब आप लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं ले पाए, लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं ले पाए। ये दो केस थे, इन दो केस के बेसिस के ऊपर आपको, आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर जा सकते हैं, राइट। अगर लोक पर एक और केस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा कि अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है, इस केस के अंदर लोकसभा की डिसॉल्व नहीं हुई इमरजेंसी के टाइम पे, तो एक और प्रोविजन है आपके पास, क्या, 1/10 स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की, अगर वो कहे प्रेसिडेंट से कि प्रेसिडेंट साहब बहुत हो गया, अब हमको 1/10 स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की, मतलब 50 लोग जो है लोकसभा के अंदर से, ये लोग कहें कि भाई प्रेसिडेंट साहब बहुत हुआ, अब हमें क्या करना है, अब हमें इमरजेंसी को हटानी, तो इस केस के अंदर प्रेसिडेंट को 14 डेज के अंदर एक मोशन पास करवाना पड़ेगा। अगर वो 14 डेज के अंदर ये मोशन पास हो जाता है, ये मोशन पास हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो इमरजेंसी हट जाएगी, इमरजेंसी हट जाएगी। तो ये बताओ मुझे, अभी तक के अंडरस्टैंडिंग पे, जो अभी मैंने पिछले लाइन यूज कही थी, ये मोशन के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी? सिंपल चाहिए होगी, समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, यहां पर सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, राइट। सिंपल मेजोरिटी से आप इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन है, प्रेसिडेंट ने खुद ने कह दिया कि भाई इमरजेंसी में कल से हटा रहा हूं, ये है, या फिर लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं मिल पाया, तो इन केस के अंदर रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी विल बी देयर, कि इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मान लीजिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि अगर मान लीजिए 1/10 ऑफ द लोकसभा है, उसके लोग प्रेसिडेंट से बोल रहे हैं, अगर लोकसभा है उस वक्त, विद इन 14 आवर्स 14 डेज हमें क्या करना है, विद इन 14 डेज प्रेसिडेंट को लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, विद इन 14 डेज मोशन पास करना पड़ेगा, और अगर वो मोशन पास हो जाता है बाय सिंपल मेजोरिटी, देन द इमरजेंसी जो होगी वो रिवोक हो जाएगी। तो देखिए यहां पर लिख रखा है, वेयर वेयर a notice in writing signed by not less than 1/10 of total member of the House of the People has been given of their intention to move a resolution for disapproving, or as the case may be for disapproving the continuance in the force of the proclamation of emergency। अगर ये होता है तो इसके अंदर क्या हो सकता है, स्पीकर को दे सकते हैं आप, ठीक है, इफ द हाउस इज इन द सेशन, और द प्रेसिडेंट इफ हाउस नॉट इन द सेशन, ठीक है, अगर सेशन में नहीं है तो हाउस, तो एक स्पेशल सिटिंग करवानी पड़ेगी, हाउस shall be held within 14 days from the date on which the such notice is received by the speaker, or as the case may be by the president for the purpose of the considering such resolution। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि हाउस सेशन के अंदर नहीं है, लोकसभा सेशन में नहीं है ना, सबसे पहले तो लोकसभा होनी चाहिए, डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए लोकसभा है और सेशन में नहीं है, तो आप प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है, कौन, 1/10 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट को दिया, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट बुलाएगा हाउस को कि भाई जल्दी से आओ हाउस वालों, ठीक है, कि आपका एक स्पेशल सेशन होगा, 14 डेज के भीतर भीतर उसको बुलाना पड़ेगा, या फिर जब सेशन में है तो स्पीकर को दे सकते हैं, स्पीकर 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग कराएगा, और अगर ये मोशन पास हो जाता है, ठीक है, मोशन पास हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है कि मोशन रेजोल्यूशन बन जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इमरजेंसी जो हो जाएगी वो हट जाएगी। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो मैं अभी आपको एक चीज बताऊं कि मान लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इमरजेंसी लगानी है, मान लो मेरे को इमरजेंसी लगानी है, फिर मैं आपको बताऊंगा इमरजेंसी हटानी है। तो इमरजेंसी लगानी है, लगानी है, ठीक है, तो क्या होगा कि कैबिनेट ने लिख कर दिया, कैबिनेट है, इसने रिटर्न में लिख कर दिया, ठीक है, किसको दिया, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब रिटर्न एडवाइस है, इमरजेंसी लगा दो,
प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी लगा दी, प्रेसिडेंट साहब ने बोला भाई कौन सी ग्राउंड पे लगानी, उन्होंने बोला आर्म्ड रेबेलियन पे इमरजेंसी लगा दो। प्रेसिडेंट ने कहा कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई है और मैं इस तरह से इमरजेंसी लगा रहा हूँ और कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे मैं इमरजेंसी लगा रहा हूँ। इमरजेंसी लग गई। अब इनके पास कितने दिन का पीरियड है? 30 डेज का। 30 दिन के अंदर अंदर इनको क्या होगा, ये एग्जीक्यूटिव से इनको अप्रूवल करना पड़ेगा, किससे? पार्लियामेंट से। ठीक है। जब सेशन में, जब लोकसभा है अगर, तो दोनों हाउसेज से लेना पड़ेगा, नहीं तो आइदर हाउस से ले सकते हैं। ठीक है। किससे? 2/3 प्रेजेंट वोटिंग प्लस 50% ऑफ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। इससे लेना पड़ेगा। ठीक है साहब, ले लेंगे। दूसरा केस क्या है? रिवोकेशन। अच्छा, ये कब तक कर सकते हैं? इस एक बार लिया 30 डेज के लिए लिया, फिर इसके बाद 6 महीने तक लगातार इमरजेंसी, 6 महीने तक, फिर वापस अप्रूवल लिया, फिर 6 महीने तक लगातार इमरजेंसी, फिर अप्रूवल लिया, फिर 6 महीने तक। ऐसे कब तक कर सकते हैं? इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हैं। ये आपको ये चीजें याद होगी। ठीक है। फिर दूसरी चीज जो है इसके अंदर, ये है रिवोकेशन की, इमरजेंसी को हटाए कैसे। रिवोकेशन, एक तो भाई प्रेसिडेंट को ही शर्म आ गई, प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई मैं इमरजेंसी को हटाता हूं, इमरजेंसी को रिवोक करता हूं। प्रेसिडेंट ने कहा तो हमने इमरजेंसी कहा, ठीक है भाई प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया तो इमरजेंसी हट जाती है। समझ आ रहा? या फिर ऐसा हो कि मान लीजिए ऐसा हो कि भाई ये एक तो यार प्रोक्लेमेशन पास हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा हो कि लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं मिला, लेजिस्लेचर से अप्रूवल नहीं मिला, तो इमरजेंसी रुक जाएगी। या फिर ऐसा हो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा है कि 1/10 लोकसभा वाले बोले, अगर सेशन में है तो स्पीकर को बोले, अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को बोले कि साहब हमको इमरजेंसी हटवानी है। तो 14 दिन के भीतर भीतर मीटिंग होगी इनकी, लोकसभा की, और उसके अंदर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग से, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर पास हो जाती है, देन इमरजेंसी जो होगी वो रिवोक हो जाएगी। तो इस तरह से ये अपन ने लगानी और हटानी, ये अपन ने इसके अंदर समझ ली। लगान किस तरह से हमने लगाई इमरजेंसी और किस तरह से हटाई, ये हमने इसके अंदर समझ। राइट। अब भारत के अंदर इमरजेंसी जो है ना, नेशनल इमरजेंसी, वो 3 बार लगी है भाई। 1962 से 68 के बीच में लगी है, जब चाइना ने अटैक कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ वॉर। 1971 में लगी थी जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। अच्छा सर, 71 में लगी थी, खत्म हुई थी 1978 के अंदर खत्म हुई थी। अच्छा सर, और 1975 में लगी। सर एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक गलती हो गई यहाँ पर। विभुक लोकसभा से होगा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, विषय का। अगर हाउस ऑफ पीपल नहीं है तो फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिसॉल्व हो चुका है तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करना पड़ेगा, इमरजेंसी का रिवोकेशन करना पड़ेगा, या फिर लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं मिला, विषय का। ठीक। अब देखो क्या मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 1962 से 68 पे इमरजेंसी चल रही है, ठीक है ना। चाइना अटैक, चाइना ने अटैक करा। फिर 1971 के अंदर भी इमरजेंसी हो गई, पाकिस्तान ने अटैक किया, 68 में खत्म हो गई थी फिर 70। अब 71 वाली इमरजेंसी चली रही थी, दिस वाज गोइंग ऑन। इतने में एक और इमरजेंसी लग गई, इंटरनल इमरजेंसी। मतलब सर जब इमरजेंसी चल रही है तो ये इंटरनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ गई। ना ये वॉर के बेसिस पे थी। और सर क्या सर ऐसे तो सर इमरजेंसी लग सकती है क्या? यस, एक बार में 2 तरह की इमरजेंसी लग सकती है। एक तो वॉर वाली इमरजेंसी चल रही है साहब, और एक इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ है, इसके कारण इमरजेंसी चल रही है। तो आप देखेंगे एक बार में 2-3 इमरजेंसी चल सकती है। डिफरेंट ग्राउंड पे आप डिफरेंट डिफरेंट इमरजेंसी निकाल सकते हैं। समझ रहा है? तो इस इमरजेंसी वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, आल्सो इमरजेंसी वाज गोइंग ऑन, पर यहां पर इंटरनल इमरजेंसी नाम से उसको निकाला, ठीक है, नया इमरजेंसी निकाला 1975 को, ठीक है, और फिर उसके अंदर फिर उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से फॉर्मुलेट करे। ठीक है, क्या हुआ ये अपन को बताएं। तो देखिए, द सेकंड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन December 1971 इन द वेक ऑफ अटैक बाय द पाकिस्तान। इवन व्हेन दिस इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन, अ थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन जून 1975। बोथ द सेकेंड एंड थर्ड जो होगा वो रिवोक होगा, कब रिवोक होगा? मार्च 1977 के अंदर, विद द प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट।
क्या हो जाएगा, ये रिवोक हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये को 352 क्लॉज 9 इस तरह से बोलता है, द पावर कंफर्म्ड ऑन द प्रेसिडेंट बाय दिस आर्टिकल शैल इंक्लूड द पावर टू इशू द डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन डिफरेंट ग्राउंड। ठीक है, इन ग्राउंड पे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं कि वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन, ऐसा हो गया। एक तो डेंजर ऑफ वार, डेंजर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, डेंजर कि अभी होने वाला, इन सब के ऊपर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। वेदर और नॉट हियर इज ए प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय द प्रेसिडेंट, अगर है एक ऑपरेशन में चल रहा है तो दूसरा भी आप इस तरह से चला सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी मतलब दो ग्राउंड के ऊपर नेशनल इमरजेंसी अपन इसके अंदर लगा सकते हैं, ये आपको इसके अंदर याद रखना। ठीक है, ओके, तो जस्ट गिव मी सेकंड, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद अपन कंटिन्यू करें। चलिए, अब जो अपनी नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, वो क्यों लगी थी, क्या रीजन था, ठीक है, वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लीडर्स थे ये जो अपोज कर रहे थे, गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा। क्या हुआ था, देखो बीच में है ना एक इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट चला कि इंदिरा गांधी को हटाओ भाई। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के कारण बहुत सारी गरीबी हो रही है। अब देखो 1971 में हमने कहा कि वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के हमने दो टुकड़े कर दिए थे। उस वार के अंदर अपना बहुत खर्चा हुआ, और खर्चा होने के कारण बहुत सारे जो प्रोग्राम्स थे गवर्नमेंट को कैंसिल करने पड़े, जिससे गरीबी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इलिटरेसी इलिटरेसी बढ़ी, और इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके अंदर हुई, जिससे कि लोगों के अंदर एक गुस्सा आया। उस गुस्से को बहुत सारे लीडर्स ने चैनलाइज करा ओपोजिशन लीडर के अंदर, जिनके अंदर जो वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, उस टाइम पे जवान हुआ करते थे, आडवाणी जो है, ठीक है, मोरारजी देसाई, राइट, ये जो लोग थे, जेपी, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने बहुत लोगों को चैनलाइज करा इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो एक माहौल बन रहा था इंदिरा, 1974 से ये माहौल बनने लग गया था। ठीक है, तो बहुत जगह पर यहाँ पे रिवोल्यूशन हुए थे, मतलब क्रांति की तरह हुआ था, और यहाँ पर इस तरह से इसका ये चलता रहा, राइट। अच्छा, इसी केस के अंदर, अगर इसी बीच के अंदर अभी क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जो है, उन्होंने इलेक्शन जो लड़ा था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो उन्होंने क्या करा था, वो उन्होंने लड़ा था किसके खिलाफ, उन्होंने लड़ा था राजनारायण के खिलाफ, है ना। तो देखो, राजनारायण वर्डिक्ट भी हो गया बीच के अंदर, क्यों इमरजेंसी लगाई ये अपन इसके अंदर समझ रहे हैं। तो एक पिटीशन फाइल्ड इन इलाहाबाद कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुआ कि इलेक्शन जो था 1971 का जो इलेक्शन था, तो इंदिरा गांधी ने 1971 का इलेक्शन लड़ा जिससे वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। कहां पर, रायबरेली के अंदर, 1971 की इलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो इलेक्शन लड़ा था 1971 के अंदर, रायबरेली के अंदर की सीट से, वर्सेस किसके लड़ा था, राजनारायण के खिलाफ, नारायण के खिलाफ। ठीक है, उसके अंदर फ्रॉड हुआ है, राजनारायण बोलते हैं कि उसके अंदर फ्रॉड हुआ है। ठीक है, इस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, इस इलेक्शन के अंदर फ्रॉड हुआ। तो अब यहां पर एक पिटीशन फाइल हुई कि भाई इसका चेक कराया जाए। ठीक है, क्या फ्रॉड हुआ है कि इन्होंने बहुत सारा पैसा स्पेंड करा, जितना कर सकती थी उस कैपेसिटी उससे ज्यादा स्पेंड करा, कि भाई आप इलेक्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड कर सकते हैं। तो इनके ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर ये एलिगेशन लगी कि भाई इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी से ज्यादा इन्होंने क्या करा है, ज्यादा उन्होंने खर्चा करा। तो इनका इलेक्शन जो है उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी को अब ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जैसे मान लीजिए मोदी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाए कि मोदी जो है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बहुत सारा खर्चा कर दिया है, इसलिए ये इलेक्शन जो है दैट इज फ्रॉड इलेक्शन। तो पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट के अंदर बुलाया गया, है ना, मार्च का टाइम चल रहा है, 1975। ठीक है, और इसके बाद एक जजमेंट आता है 12 जून 1975 को, कि इंदिरा गांधी जो है ना, है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये डिसीजन देता है कि इंदिरा गांधी जो है ना, उनका जो इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट में वो नल एंड वॉइड हो गया। नल एंड वॉइड मतलब वो गलत इलेक्शन था। बट आप 20 डेज के अंदर आप अपील कर सकती हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने अपील करी, 20 डेज के अंदर अपील करी इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जून, अपडेट देखिएगा यहां पर, जून 24 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। ठीक है, जून 24 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है ना उसको स्टे लगा दिया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया, और इंदिरा गांधी को कहा कि आप जाकर पार्लियामेंट में जा सकते हैं, ठीक है, आप पार्लियामेंट में जा सकती हैं, बट आप वोट नहीं दे सकती। यू आर प्राइम मिनिस्टर बट यू कैन नॉट वोट, जब तक कोर्ट ना बोले ना तब तक। तो उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेज दिया है ना। 24 जून चल रही है, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या कहा, हाई कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जा सकती हैं और जाकर आप उसके अंदर कर सकती हैं। और ये जब हुआ, ये जब आई इसके बाद, तो उसके एक दिन बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, क्योंकि उनको पता था अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर मान लो कह देगा तो उनका नल एंड वाइड हो जाएगा इलेक्शन। तो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वन कि ये तो था कि भाई बहुत सारे लोग जो थे उनके खिलाफ खड़े हुए थे और घेराबंदी कर रहे थे, ठीक है। और लोग क्या करते, जैसे जेपी नारायण है, जेपी नारायण बोल रहे थे कि भाई आप लोग सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये तो आपने सुना ही होगा, ये एक नारा लगा था उधर उस वक्त कि आप सिंहासन पे बैठने लायक नहीं है। और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से बहुत बड़ा एक मूवमेंट चल रहा था। और उसके साथ साथ कोर्ट भी इस तरह की चीजें कर दी, और कोर्ट ने इसके अंदर करा। तो देखिए, द जजमेंट गिव द इम्पेटस फॉर द जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट जब जजमेंट ये आया है कि इंदिरा गांधी कुड अटेंड द पार्लियामेंट बट वुड नॉट अलाउड टू वोट, तो उन लोगों ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी को इन्होंने पूरा का पूरा नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा उन्होंने बाइज्जत बरी तो करा नहीं है, तो आप क्या करें, आप इसके अंदर अब इस्तीफा दे देना चाहिए इंदिरा गांधी, है ना, पोस्ट पे बैठना नहीं चाहिए। और यहां पर इस तरह से हो गया। ए डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डिनेंस वाज ड्राफ्टेड declaring a state of internal emergency, and the president signed it immediately. Or in her letter to the president requesting Indira Gandhi declaration of emergency, Indira Gandhi wrote information has reached us that indicate imminent danger of security of India is there, कि security of India को बहुत ज्यादा खतरा है, इस तरह की हमके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो दैट्स वाई हमें क्या करना है, हमें इमरजेंसी लगा देनी, ठीक है। तो इस तरह से इमरजेंसी लगी थी कब, 25 जून 1975। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो यहां तक अपन अभी करते हैं, अभी अपन 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद अपन फिर अपना टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट नंबर 8। अच्छा, टेस्ट नंबर 8 के साथ ये अनाउंस कर रहा हूं मैं कि टेस्ट नंबर 9 विल बी ऑन 17th, है ना, 17 जनवरी को टेस्ट नंबर 9 होगा। तो उसका भी सिलेबस जो होगा सेम रहेगा, समझ आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज अपन इंक्लूड कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट और इंक्लूड कर लेते हैं सिलेबस में, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इमरजेंसी वाला नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट वाला, मतलब वो जो सारा सिलेबस जो था स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, यूनियन लेजिस्लेचर, प्लस इसके साथ साथ आप देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव तो रहेंगी, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो होगा 17 जनवरी को, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट के बाद फिर अपन टेस्ट डिस्कस